नमस्कार। अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे मॉब लिंचिंग के बारे में। ठीक है, जो अप्लाइड एथिक्स का ही एक एरिया है और अप्लाइड एथिक्स का एक टॉपिक ठीक है। तो अप्लाइड एथिक्स का एक चैप्टर हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा है और वो यूथेनेसिया है, दूसरा है मॉब लिंचिंग। अक्सर इसकी समस्या जो है इंडिया में देखने को मिल रही है लगातार, और हम लोगों को ये जानना है कि क्या होता है कैसे ये काम कर रहा है या इसका समाधान क्या है। हाँ, लॉ से हो सकता है या एथिक्स से हो सकता है इसका समाधान, ये हमें जानना है इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानना है द टर्म यूज्ड इन दिस इशूज कॉल्ड लिंच। लिंचिंग का क्या मतलब होता है? इसको हम लोग, है ना, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहते हैं। देखिए भाई, किसी को भी मारने का अधिकार, जान से मारने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय को है। कैपिटल पनिशमेंट देने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है, किसी सिविल सोसाइटी को नहीं है, किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं या कभी देखते हैं कि पाल घर की घटना हो या कई किसी कम्युनिटी को लेकर के या किसी दलित समुदाय के किसी व्यक्ति को लेकर के इंडिया में भी अगर हुआ, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लिंच वर्ड जो है इसका क्या मतलब है। ये जो लिंचिंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह का टाइटल है। ये एक तरह का, जैसे हमारे यहाँ शुक्ला, झा, पांडे, है ना, मीना साहब, ये सब हम यूज़ करते हैं टाइटल। तो ये एक तरीके के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये टाइटल यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे विलियमसन या क्लिंटन जैसे एक टाइटल है, वैसा ही लिंच एक टाइटल है। एक्चुअल में हुआ ऐसा कि दो मित्र हुआ करते थे वर्जीनिया में। वर्जीनिया में दो फ्रेंड थे जिन्होंने लिंच लॉ बना रखे थे। एक का नाम था चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स लिंच, और दूसरे का नाम था विलियम लिंच। ठीक है, तो चार्ल्स लिंच और विलियम लिंच ये दोनों एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। ठीक है, दोनों ने एक तरीके बना लिए थे, ठेकेदारी का ये कार्य करते थे, खास करके कृषकीय मजदूरों के संदर्भ में ठेकेदारी किया करते थे। और जो ब्लैक्स थे उनको मार पीट करके उनसे काम वाम करवाते थे। ठीक है, तो इन्होंने, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई किसी तरह का तारीख पर तारीख नहीं, कोई न्यायालय नहीं, तुरंत रिजल्ट, तुरंत परिणाम, है ना। तो अगर कोई ब्लैक्स, है ना, इनका कोई बात नहीं मानता है तो हम लोग उसको तुरंत पनिशमेंट दे देंगे। तो एक नया कानून इन्होंने वर्जीनिया में बना रखा था जिसे लिंच लॉ के नाम से जानते थे, लिंच लॉ। ठीक है, लिंच लॉ का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि लिंच लॉ ये क्या है ना, पनिशमेंट विदाउट ट्रायल। पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, है ना, बिना ट्रायल के, बिना सुनवाई के सीधे दंड दिया जाना, और वो भी कैसा दंड? मृत्यु दंड। ठीक है, तो ये एक इन्हीं अर्थों में इसे हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा बिना कुछ देखे समझे, बिना जुडिशरी के विचारों को लिए हुए तत्काल किसी को मृत्यु दंड या कैपिटल पनिशमेंट देना। ठीक है, अब यही लिंच से लिंचिंग वर्ड बन गया, लिंचिंग लॉ फेमस हुआ, धीरे धीरे लिंचिंग वर्ड हो गया, इसका मतलब हो गया हत्या। ठीक है, और जब मॉब शब्द आगे लगा देंगे
तो क्या हो जाएगा, भीड़ हत्या। तो कायदे से ये लिंच लॉ या लिंचिंग वर्ड जो है, लिंचिंग ये शब्द जो है ये पॉपुलर हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इनके कल्चर से ये मैच करता था। भारत में कोई लिंचिंग की कोई पृष्ठभूमि ऐसा नहीं है, यद्यपि यहाँ कई बार कभी दलितों को लेकर के या किसी रिलीजन के नाम पर कभी ना कभी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन इंडिया में इसका कोई अपना एक बैकग्राउंड देखने को नहीं मिलता है। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो अमेरिका से ही संबंधित रही है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमें देखना है कि जब से अमेरिका का जन्म हुआ, यानी 1776 में जब से अमेरिका के संविधान निर्माता बैठे उनके संविधान को बनाने के लिए और वो काम करना शुरू किया उन लोगों ने, तब से लेकर लगातार इस पर बात चलनी शुरू हुई। और एग्जैक्टली काले गोरे की जो समस्या थी ये उसी से संबंधित है। ये एक जो डिस्प्यूट है ब्लैक्स और वाइट के बीच में, ये उसी से रिलेटेड ये विषय है। तो इनके बीच के डिस्प्यूट को थोड़ा सा समाप्त किया जाए, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से हम लोगों ने इसको देखा और इसकी विवेचना इन्हीं अर्थों में की जाती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आगे चल करके अमेरिका में अगर हम देखें तो अमेरिका कुछ इस तरीके से दिखता है। थोड़ा इजी है तो मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। अमेरिका के सभी राज्यों में, मतलब ये जो दक्षिणी राज्य हैं, टेक्सास वगैरह, इधर यहाँ सिएरा नेवेदा है, तो इधर भी अलास्का के साइड में, या ईस्टर्न राज्यों में या कैनेडियन राज्यों में, ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में चारों बगल इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और मॉब लिंचिंग कब करते थे लोग? मॉब लिंचिंग कब करते थे? जब कोई भी काला व्यक्ति, कोई ब्लैक जो है इसका काम नहीं मानता था या किसी वाइट ठेकेदार का बात नहीं मानता था। ठीक है, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री में हो या किसी खेतिहर काम में इन्वॉल्व हो, किसी भी तरीके से किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी में हो, उस समय ये देखने को मिलता है। आप अभी भी देखे होंगे न्यूज़ में कि काले व्यक्ति को अमेरिका में मारा गया तो कितना ज़्यादा जो है हंगामा हुआ था और इसका काफ़ी विरोध हुआ। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है इस तरह के शब्द की, या ये कल्चर से जुड़ा हुआ अगर मामला देखें, अगर बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ मामला देखें, तो भारत से संबंधित ये नहीं है, ये अमेरिका से संबंधित रहा है। और ख़ास करके इस साइड में, ये जो साइड है, इधर बड़े गड़बड़ तरीके से करते थे। कई जगह चाकू मारते थे, कई जगह पेड़ से लटकाया जाता था। ये जो पश्चिमी जो आप देखते हैं कोस्ट, इधर क्या होता था कि स्टेपिंग करके, चाकू मार करके, और बीच में ऐसा ये मान लीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति है जिसकी हत्या की गई है, तो इसके साइड में, इसके लेफ्ट और राइट में लोग बैठते थे और यहाँ से क्या है, कोई फोटोग्राफी किया करता था। ठीक है, फोटोग्राफी किया करता था एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सब संस्कृति रही है। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही इसका क्लासिकल हाउस है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका आज लोकतंत्र का दरोगा है तो सब कुछ उसके यहाँ अच्छा ही है। मॉब लिंचिंग की विधा पूरे तरीके से अमेरिकन मॉडल से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे कि भारत में क्या स्थिति है। अगर पूरी दुनिया में देखें तो यूरोप में काफ़ी विभत्सता थी, है ना। स्पार्टा से रिलेटेड आप फिल्में देखे होंगे, 300, या आप ट्रॉय जैसे फिल्में देखे होंगे। वहाँ पर काफ़ी मारपीट, ट्राइबलिज्म, है ना, काफ़ी न्यूडिटी एंड सेक्स, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी इसका जो है कोप भाजन होना पड़ता था। अरेबियाई पेनिनसुला के कुछ देश में भीड़ इकट्ठे होती है और किसी महिला के चरित्र को ध्यान में रखते हुए पत्थर से मार मार कर उसे मार दिया जाता था। तो ऐसे कल्चर दुनिया में देखने को मिलते थे। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत में ऐसा कोई मॉब लिंचिंग का पृष्ठभूमि नहीं रहा। फिर भी, है ना, मतलब कभी कभी किसी दलित की हत्या हुई, किसी व्यक्तिगत रूप से
या कोई ठेकेदार किसी तरीके से फ्यूडलिज्म के माइंड को ध्यान में रखते हुए कभी किसी लोअर कास्ट के लोगों का ऐसा मर्डर कर दिया कुछ लोग इकट्ठे होकर के, कभी कभी ये काऊ विजिलेंस के नाम पर भी हुआ, ठीक है। तो भारत में इसका कोई पैटर्न नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए कि मॉब लिंचिंग का जो प्रतिरूप आप देखते हैं ब्लैक और वाइट से जुड़ा हुआ अमेरिका में है। अगर भारत की हम बात करें तो भारत में है ना मॉब लिंचिंग का कोई पैटर्न, कोई प्रतिरूप नहीं पाया जाता कि भाई ये है ना काले लोगों को गोरे लोगों के द्वारा इकट्ठे होकर के मारा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी यहाँ पर दलित के नाम पर, कभी रिलीजन के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो कभी प्रजाति के नाम पर एटसेट्रा, इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो भारत में ऐसी समस्या एकदम से नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसकी समस्या इंडिया में है, ठीक है। और लेकिन कोई इसका पैटर्न फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट तरीके से हमारे यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। सवाल ये उठता है, हम लोग ये जाने कि क्यों होता है ना मॉब लिंचिंग, क्यों मॉब लिंचिंग ये होता क्यों, इसको हम लोग अगर ध्यान में रखें, इसके कारण क्या है, तो बहुत सारे रीज़न हैं जो हम लोग देखेंगे। देखिए, जो भीड़ है उसमें ये अत्यधिक ऊर्जा के वजह से उत्पन्न होती है, तो इसका संबंध थोड़ी ऊर्जा से भी है, अधिकता है ना। इसका संबंध जो है इमोशन से है, भावना। कई बार अति उत्साह में भी ऐसा हो जाता है, या कुछ नकारात्मक भावनाएं मनुष्य में जो होती हैं, जो दबी हुई होती हैं, जिसको कुत्सित भावनाएं या एनिमल इंस्टिंक्ट के नाम पर हम जानते हैं, पाशविक इच्छा, पाशविक इच्छा, एनिमल इंस्टिंक्ट, इस वजह से भी ये कई बार देखने को मिलता है। साइकोलॉजी में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक, ग्रुप थिंक या समूह चिंतन। समूह चिंतन के आधार पर भी ये होता है। समूह चिंतन क्या है, ठीक है, इसको अगले पेज में देखते हैं, आगे बढ़ करके देखते हैं और हम जानेंगे कि समूह चिंतन की वजह से ये क्यों होता है, ठीक है। समूह चिंतन एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जिसमें ग्रुप के अंदर कुछ ज़्यादा ही कोहेसिवनेस हो जाता है। जैसे समूह क्या होता है, समूह के बारे में जाने। समूह या ग्रुप की अगर चर्चा करें तो ग्रुप कैसे बनेगा, क्या एक व्यक्ति से कोई समूह बनता है, तो नहीं। समूह कभी भी होगा तो दो या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, है ना। ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 और मोर देन 2 इंडिविजुअल, राइट। 2 या 2 से अधिक होने चाहिए तभी होगा। समूह में क्या है, 2 और मोर देन 2 इंडिविजुअल होने चाहिए। समूह में कॉमन गोल भी होना चाहिए, कॉमन गोल, ठीक है। एक इसका सामान्य लक्ष्य होना चाहिए, सामान्य लक्ष्य, कॉमन गोल, सामान्य लक्ष्य, एक जैसे लक्ष्य होने चाहिए ग्रुप के मेंबरान के बीच में। इतना ही नहीं, ग्रुप बार बार मिलना भी चाहिए, है ना, यानी इसमें प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी या साहचर्यता होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी मतलब मिलने की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बहुत बार बार मिलने की हो तभी ग्रुप चलता है, अन्यथा ग्रुप चल नहीं पाता है, ठीक है। इतना ही नहीं, ग्रुप में
ग्रुप को चलाने के लिए जो है एक अच्छा आपसी संबंध होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ग्रुप्स, है ना। कोहेसिवनेस, अपनापन, अपनापन। अब यहीं से हमारा कुछ लेना देना है, ये कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से ज़्यादा होने से मुश्किल होगा। अपनापन का होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, ये बहुत रिक्वायर्ड है। इस पर अभी बात करेंगे। इसे हम टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस, एफिनिटी के आधार पर समझ सकते हैं। और समूह में अपनापन का होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड, है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप कभी भी चल ही नहीं सकता यदि इसमें इंटरैक्शन नहीं हो। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन यानी अंतःक्रिया, ठीक है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया, इंटरैक्शन। अच्छा इंटरैक्शन ग्रुप में होना बहुत ज़रूरी है। इंटरैक्शन मतलब बातचीत, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसमें होना चाहिए, अन्यथा ग्रुप कभी चल नहीं पाता है। वापस आके देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि भाई मॉब लिंचिंग के रीज़न क्या क्या हैं, ठीक है। ये कुछ रीजंस हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसका नाम है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक क्या है? ग्रुप थिंक तब कहते हैं जब समूह में कोहेसिवनेस की मात्रा अत्यधिक हो, मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कोहेसिवनेस लीड्स टू द ग्रुप थिंक इन अ ग्रुप। किसी भी समूह में इसकी अधिकता होगी तो मैक्सिमाइजेशन होने लगेगा, और ज़्यादा अगर परस्पर लगाव या अपनापन होगा तो ये नकारात्मक प्रकृति का हो जाता है। जैसे ये क्या होगा, जैसे किसी एक दोस्त ने कहा मार मार मार, तो बाकी लोग क्या कहेंगे, हाँ मार 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 मार, चूंकि भाई का बात हो जाता है। कोई उसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होती है। ग्रुप थिंक के स्थान पर क्रिटिकल थिंक होने चाहिए। आप भी जीवन में अनुभव करेंगे कि कोई भी ग्रुप अच्छे से चल नहीं पाता है यदि उसमें थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ना हो। तो हमें आलोचनाओं को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, और आप भी उस ग्रुप से बाहर निकल जाइए जहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि वो निगेटिव माइंड का भी कभी हो सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या होते हैं, जितने एंटी स्टेट एक्टर्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, वो क्या करते हैं, उसमें ग्रुप थिंक की मात्रा ही तो ज़्यादा होती है। एक किसी पोस्टर बॉय को अगर पुलिस अथॉरिटीज़ या पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा अगर शूट आउट कर दिया जाता है तो दूसरा कोई भी पोस्टर बॉय बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाने लगता है कि अब मैं देखूंगा, मैं उसका बदला लूँगा। इतना ज़्यादा जुड़ाव रूहानी ताकतों के लिए, अपने दोस्त के लिए ये रहता है। ये कोहेसिवनेस की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। ये ध्यान रहे कि बिना कोहेसिवनेस के, बिना परस्पर लगाव के कोई संगठन चल ही नहीं सकता। लेकिन ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा होने से समूह चिंतन की समस्या उत्पन्न होती है। तो समूह चिंतन क्या है? परस्पर लगाव, परस्पर लगाव की अधिकता, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी कुछ होना शुरू हो जाता है और इसमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ग्रुप थिंक काफ़ी इन्फ्लुएंस करने लगता है। तो अगर आप इनमें अगर अंक देना चाहेंगे तो सबसे मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ देना पड़ेगा। जब भी मॉब लिंचिंग होता है तो इसी के वजह से होता है। 5 स्टार इसमें लगा सकते हैं। यानी सबसे बड़ा कारण जो है वो ग्रुप थिंक ही है। अब देखिए, कभी भी कोई मॉब लिंचिंग होता है, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ, तो जैसा हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका जैसी इसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है कि यहाँ पर किसी जातिवाद, धर्मवाद, प्रजातिवाद के आधार पर होता है।
यद्यपि ये सब भी इसके कई कारणों में शामिल होते हैं, जातिवाद ये भी शामिल है, लेकिन इसकी मात्रा या डिग्री इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कम है, ठीक है ना। धर्मवाद या धार्मिक या धर्मांधता या धार्मिक उन्माद कह लें, इसके पीछे का एक कारण हो सकता है, लेकिन भारत में इसका प्रतिरूप कम पाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब भी पॉइंट्स इसमें है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ये है, और ये एक तरह का एटीट्यूड है। ग्रुप थिंक जो है ना, ये एक एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड बन जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा परस्पर लगाव होगा ना, तो कुछ निगेटिव चीज़ों की तरफ ग्रुप बढ़ जाता है काम करने के लिए, और मारो 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 वाली बात हो जाती है। तो उसमें कोई वो भी मारने आ जाता है जो एक मच्छर भी नहीं मारा हो, वो भी स्टाइल में आकर अमिताभ बच्चन के जैसा, वो भी क्या है, फाइटर हो जाता है, वो भी अपना हाथ साफ करने लगता है। या जो उसके अंदर ये इच्छाएं दबी हुई हैं, ये पाशविक इच्छाएं, इसको भी निभाने लगता है, ठीक है। क्योंकि मैकियावेली कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड में जितनी निगेटिव चीज़ें हैं, है ना, सेक्सुअल डिजायर्स, मर्डर्स, दूसरे को छत विछत कर देना, ये सब जैसा पशुओं में है, ये मनुष्य में भी पाया जाता है, लेकिन वो मोरल पर्सनालिटी की वजह से दब जाता है, रेशनैलिटी की वजह से दबा रहता है। तो ये सब उभर करके आ जाता है जब इसके अवसर मिल जाते हैं, और वो इस तरह से माहौल बनता है, खास करके ग्रुप थिंक की वजह से इसका माहौल बहुत ज़्यादा बन जाता है। अब हमें विचार करना होगा इस मुद्दे पर कि ये जो मॉब लिंचिंग की जो समस्या है, बेसिकली क्या इस समस्या का समाधान कानून से हो सकता है या एथिक्स से हो सकता है, इस पर हम विचार करेंगे। और अप्लाइड एथिक्स इस पर क्या कहता है, हमें उसे भी देखना होगा, ठीक है। तो मॉब लिंचिंग के स्तर पर अगर हम बात करें तो ये लॉ से कितना ठीक हो सकता है और एथिक्स से कितना ठीक हो सकता है, विशेषकर अप्लाइड एथिक्स से, प्रयोगात्मक नीतिशास्त्र से इसको देखेंगे। तो पहले जिसके यहाँ बहुत बैकग्राउंड है वहाँ पर चल के देखते हैं। अमेरिका का अपना एक मॉडल है, इस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बात करें, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है यूएस में इसके लिए सबसे पहले लॉ 1871 में बनाए गए, और यहाँ पर एक सिविल राइट्स एक्ट बनाया गया। अब जानते हैं 1861 ऑनवर्ड्स जो है अब्राहम लिंकन का प्रभाव अमेरिकी राजनीति में बढ़ा, और उन्होंने एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शुरू की, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। इससे पहले अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कोई नहीं था, है ना। सबसे पहले जो 13 एक तरीके से ओथेलोज या लड़ाके थे जिन्होंने अमेरिका को आज़ाद किया और ब्रिटिश सेनाओं से मुक्ति कराया। अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत अच्छी मूवीज़ बनी हैं। मेल गिब्सन की एक मूवी है द पैट्रियट, कभी आप ज़रूर देखिएगा। तो जब फिलाडेल्फिया में लोग बैठे, है ना, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में जब बैठे 1776 में संविधान बनाने के लिए, तो उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन, जेफरसन, जेम्स मेडिसन, ये इनके संविधान निर्माता थे। उसमें जो सबसे प्रभावी और दबंग व्यक्ति थे 13 प्रोविंस में से, वही धीरे धीरे 50 स्टार अमेरिकन फ्लैग में हो गया, 50 राज्य बन गया। तो पहले व्यक्ति को बनाया गया। उन्होंने एक कन्वेंशन किया कि भाई 2 बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति रहेगा। फिर उन्होंने दूसरे को ट्रांसफ़र किया। धीरे धीरे उनको फेडरलिस्ट कहा जाने लगा कि ये सब क्या है, लोग फेडरलिस्ट हैं। तो धीरे धीरे फिर एक पार्टी सिस्टम शुरू हुआ, और डेमोक्रेटिक पार्टी उनकी सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है, जो थोड़ी सी लेफ्ट माइंड की है ना, और प्रो पुअर अप्रोच से चलती है। इंडिविजुअल एम्पावरमेंट पे ज़्यादा बल उन्होंने दिया। इसके ठीक विपरीत, है ना, अब्राहम लिंकन ने एक अलग आइडियोलॉजी की स्थापना की, और रिपब्लिकन पार्टी से वो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने ब्लैक वाइट की समस्या को जो है आड़े हाथों लिया, और एक कानून यहाँ पर बना, ठीक है। इससे कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि सिविल राइट एक्ट बन गया और अमेरिका में काले गोरे की समस्या कोई समाप्त हो गई। इसके बाद आगे चल कर के ऑफिशियल ऑर्डर्स बहुत आए,
है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बनाए गए, ठीक है। और फेडरल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, फेडरल गवर्नमेंट की जो सर्वोच्च न्यायालय थी केंद्र सरकार की, इन्होंने बहुत सारे बाईलॉज बनाए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है ये भी एक तरह का कानून बन जाता है। बाईलॉज, उपकानून काफ़ी सारे बनाए गए जो काले गोरे के विवाद को दूर करने के लिए था, या फिर जो स्लेव सिस्टम या दास प्रथा थी उसके अगेंस्ट में बहुत सारे डिसीजन यहाँ से दिए गए। बट लिंचिंग अमेरिका में बंद नहीं हुआ और गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों का इस तरीके से इस्तेमाल होता रहा। उसके बाद डेबर लॉ के रूप में एक शुरू हुआ, एंटी लिंचिंग लॉ बनाने की शुरुआत जो है वो 1918 में की गई, ठीक है। आगे चल के ऑलमोस्ट ये धीरे धीरे लॉ में कन्वर्ट हुआ 1922 और चल के 28 तक जाते जाते ये इनैक्टमेंट इसका हो गया, ये कानून इसके लिए बन गया। लेकिन ध्यान रहे फिर भी लिंचिंग होता रहा। और आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने ब्लैक वाइट की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी कुछ किया, और उन्होंने कहा कि भाई आई हैव ए ड्रीम वेयर, है ना, अमेरिका विल नॉट, है ना, रिकॉग्नाइज बाय रेस, बाय कलर्स, बाय कास्ट, बाय रिलीजन, बट अमेरिका विल रिकॉग्नाइज विद द स्पिरिट ऑफ अमेरिका। एंड स्पिरिट क्या होगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि आई हैव ए ड्रीम वेयर ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल विल वॉक इन फ्यूचर इन हैंड, हाथ में हाथ रख करके काले गोरे कभी आगे बढ़ेंगे और अमेरिका को कभी भी रंग से नहीं पहचाना जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी मर्डर हो गया। आप जानते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, इनकी भी हत्या की गई, है ना। हालांकि वो मॉब लिंचिंग नहीं थी लेकिन हत्या इनकी भी हुई। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के प्रभाव से एक राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट जॉनसन। प्रेसिडेंट जॉनसन के द्वारा एक नया सिविल राइट एक्ट बनाया गया 1964-65 के फाइनेंशियल ईयर में, 64-65 के वित्तीय वर्ष में एक नया एक्ट जो है इनैक्ट किया गया, पारित किया गया, उसको लागू किया गया। लेकिन फिर भी नहीं रुका, मॉब लिंचिंग फिर भी बंद नहीं हुआ। ये जा करके पूरे तरीके से रोनाल्ड रीगन के ज़माने से 1980 के बाद कोई मॉब लिंचिंग का उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं दिखाई देता है। और एक काले व्यक्ति को मारने पीटने का एग्जाम्पल और एक काफ़ी जो है इधर हाल फिलहाल में देखा जिसका इतना विरोध हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि 1980 के दशक से ये बंद हुआ। कानून तो बहुत पहले का है, 1871 से ही ये चीज़ें हम लोग कर रहे थे, लेकिन क्या कानून बनाने से ये हो सकता है? ठीक है, भारत में ही देख लीजिए। तो भारत में मणिपुर पहला ऐसा राज्य है जहाँ इसके लिए कानून बनाया, एंड फॉलोड बाय राजस्थान। राजस्थान वाज द सेकंड वन, राजस्थान में भी इसके लिए कानून बना। लेकिन अभी ऑल इंडिया लेवल पे इसके लिए एक्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में मॉब लिंचिंग नहीं होती है या भीड़ के द्वारा कभी उन्मादी तरीके से किसी की हत्या नहीं की जाती है। पाल घर का कांड और अभी हाल फिलहाल में लगातार होता रहा, झारखंड में भी ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले, लगातार ऐसे कभी काउ विजिलेंस के नाम पर ऐसा होता रहता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका के बैकग्राउंड से तो ये जानने को मिलता है कि भाई लॉ से तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कानून बनाने से ये हो जाएगा ऐसा नहीं है, है ना। आप अगर देखेंगे कि रीगेनियन एरा से, रीगेनियन रेजिम से अगर ये बंद हुआ तो रोनाल्ड रीगन ने नैतिकता के आधार पर ही चुनाव लड़ा था, ठीक है। तो रीगन एरा जो है, रीगन का जो कार्यकाल है, यहाँ से इस पर थोड़ी रोक लगी। तो कहीं ना कहीं लॉ से हट करके अप्लाइड एथिक्स भी इसके पीछे है, जिसकी वजह से इस पर रोक लगी है, ठीक है। कानून की बात करें तो हमने बताया कि मणिपुर भारत का पहला राज्य है, ये पहला राज्य जहाँ इसके लिए कानून बने।
राजस्थान ये दूसरा है जहां इसके लिए कानून बनाए गए। कानून 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 है, केंद्र पे कानून बनाने का दबाव है और ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन कंक्लूजन यही है कि कानून से इसका नियंत्रण नहीं हुआ है। ये हम अमेरिका के उदाहरण से देख सकते हैं। भारत में भी ऐसी स्थिति होगी तो लॉ से ये नहीं होगा। कभी भी प्रश्न आए तो आप जरूर फेवर करिए कि लॉ से, कानून तो बहुत चीज़ों का है, जैसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1947 से ही 1988 में रिवाइज किया गया है, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? चाइल्ड लेबर का कानून तो बहुत पहले से है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए कानून बहुत पहले से है, बट कहाँ हो पाता है? तो कुछ चीज़ है नैतिकता से भी होगी, सभी कानून बना देने से संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें इस पर ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है, अब इस पर कैसे कंट्रोल करें? मॉब लिंचिंग पर नियंत्रण कैसे किया जाए? ठीक है, तो इसका एक पक्ष तो हमने देखा कि क्या लॉ या कानून बनाकर हो सकता है। तो उदाहरण है, कानून, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कानून बना देने से हम आश्वस्त नहीं हो सकते, हम इस बात के लिए 100% तैयार नहीं हो सकते, है ना, कि ये होगा। ठीक है, ये पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो कानून बनाने से तो ये होने से रहा। अब कैसे होगा? यानी एथिक्स से होगा। तो बेसिकली हमें जो पढ़ना है इसमें वो अप्लाइड एथिक्स के तर्क पढ़ने हैं। वो क्या क्या हैं उसे हमें देखना है। तो एक तो ग्रुप थिंक के बदले क्या होना चाहिए? क्रिटिकल थिंक। क्रिटिकल थिंक, हमें आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन पर बल देना चाहिए, है ना। समूह चिंतन का उल्टा क्या होगा? आलोचनात्मक चिंतन, जिसमें कोई भी ग्रुप ऐसा अगर बनता है, कहने का मतलब भीड़ भी कहीं इकट्ठी होती है तो उसमें आलोचना का स्वभाव उत्पन्न हो। जैसे ही भीड़ में ऊर्जा आई, इमोशन आया या कोई पाशविक इच्छाएं आई, अत्यधिक कोहेसिवनेस से एक ग्रुप ने कहा कि हाँ चलो मारो, तो इसको देखो तो जरा, मारो मारो, तब तक कोई तुरंत वहाँ जाए, बैठो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। जैसे ही कोई एक कह देगा, आलोचनाएं जैसे ही होगा, जैसे ही विदुर की कोई संकल्पना वहाँ आ जाएगी, जामवंत जी की संकल्पना आ जाएगी, आलोचनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, तो लोग भड़केंगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, इसको करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, इसका फॉर्मली हम लोग कैसे इसको लागू कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। पहले तो साइकोलॉजी देख लें कि क्या हो। ठीक है, तो हमें भीड़ के अति उत्साह पर नियंत्रण करना पड़ेगा। भीड़ के अति उत्साह, ओवर इंथुजियाज्म जो है, पर नियंत्रण हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक परिपक्वता डेवलप करना पड़ेगा। हमें एक लक्ष्मण रेखा को तय करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति या समूह कहाँ तक जा सकता है ना। अगर किसी ने गलत किया भी है तो क्या उसे दंडित करने का अधिकार एक समूह को है या किसी व्यक्ति को है, इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या है इसमें किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें मोरल पर्सनालिटी, मोरल पर्सनालिटी या नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। हमें कुछ इसके लिए सामाजिक मानक बनाने पड़ेंगे। सामाजिक मानक, या जिसको हम लोग सुपर ईगो कहते हैं, सुपर ईगो हमें बनाना होगा। ठीक है, जो इड ईगो सुपर ईगो की अवधारणा है, उसमें इड जो है वो पाशविक इच्छा है, ईगो का संबंध व्यक्तिगत अहम से है।
तो ईगो जो है इड को कंट्रोल करता है और सुपर ईगो फाइनली इड को पूरे तरीके से कंट्रोल करता है या पाशविक इच्छा को कंट्रोल करता है। तो हमें कुछ ऐसे सामाजिक मानक या नॉर्म्स डेवलप करने पड़ेंगे जो ऐसी चीज़ों को गलत बताते हो, इसका नियंत्रण करने के लिए प्रयास करते हो। इसका हमें प्रयास करना होगा और ये सभी अप्लाइड एथिक्स के तरफ से ही तर्क दिए जाते हैं। ठीक है, हमें एसोसिएटिव लर्निंग पे जाना पड़ेगा, पॉजिटिव एसोसिएटिव लर्निंग, है ना। यहाँ तो जगह नहीं है, मैं अगले पेज पर आता हूँ। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण कैसे करेंगे मॉब लिंचिंग की, और अप्लाइड एथिक्स इसे किस तरीके से लेता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग, लर्निंग क्या है बच्चों ये जानिए। लर्निंग में हम कुछ बिहेवियरल चेंजेस करते हैं और एसोसिएशन से हम सीखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं संबंधों के आधार पर या एक दूसरे की साहचर्यता के आधार पर अधिगम की प्रक्रिया। ये अधिगम की प्रक्रिया जो है साहचर्यता से भी विकसित होती है। साहचर्य अधिगम, इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो भीड़ का जो संगत है इसमें हमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। इसमें पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, क्या हो सकता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट अप्लाइड एथिक्स ये रेकमेंड करता है कि हमें ऐसा करना होगा। ठीक है, हमें कलेक्टिव विजडम पे बल देना पड़ेगा। कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम ये इंडिविजुअल विजडम से अच्छा होता है ना। सामूहिक बुद्धिमत्ता की मात्रा को बढ़ानी होगी। हम लोग ऐसा मानते हैं कि किसी एक व्यक्ति में विजडम की जो मात्रा है या इमोशनल कंट्रोल करने की जो उसकी क्षमता है, उससे ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल हम लोग समूह के द्वारा कर सकते हैं। तो समूह के विजडम को बढ़ावा देना होगा। ये विजडम कैसे बढ़ेगा, विजडम हमें वर्चू से मिलेगा, है ना। ये हमें वर्चू या सद्गुण, सद्गुण के बारे में आपको हमने बता रखा है। सद्गुण क्या है, जो दुर्गुण से अलग हो और जिसके परिणाम शुभ हों। हम ऐसा कोई आचरण करें जिसके परिणाम शुभ हों। तो शुभता की अवधारणा, गुडनेस, गुडनेस पर चलने का स्वभाव, शुभता। अगर हम किसी को मारते हैं तो क्या इसका परिणाम अच्छा होगा। तो शुभता की अवधारणा को लेकर के हमें चलना पड़ेगा, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए रैशनैलिटी, तार्किकता, रैशनैलिटी पर चलना होगा या विवेकशीलता। विवेकशीलता क्या होता है ना। कोई भी ऐसा चीज जो तार्किक हो, लॉजिकल हो, यानी हमारे दक्षिणी मस्तिष्क को ये लगे कि जो बात कहा जा रहा है वो सही है और अनुभव के आधार पर यह सत्यापित किया जा सके कि जो कहा जा रहा है वह पूर्णतः सही है। ठीक है, तो हमें रैशनैलिटी पर चलने की आवश्यकता होगी और रैशनैलिटी पर जैसे ही हम चलेंगे वैसे ही मर्डर करने और ऐसी बातें जो हैं वो इसकी चीज़ें समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। एक व्यक्ति क्रिएटर हो सकता है, मर्डरर नहीं हो सकता है। ठीक है, संहारक नहीं हो सकता है। ऐसी चीज़ें हम अपनी रैशनैलिटी से, कलेक्टिव विजडम से, शुभता पर चल करके अंतरात्मा की आवाज़ से हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कानून बनाने से तो बहुत लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी कानून होना चाहिए क्योंकि एक फियर अपील तो करता ही है, ये भय क्रिएट तो करता ही है, ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होगा, इससे हमें कहीं आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करेंगे। अब एक केस के जैसा देखिए कि हम इसको लागू कैसे करें, है ना।
एंटी लिंचिंग सिंड्रोम हम कैसे लगाएं? मॉब लिंचिंग पर कंट्रोल या रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं? एक केस देखते हैं, केस स्टडी टाइप अगर प्रश्न होता है और आपसे ये कह दिया जाता है कि आप किसी जिले में जिलाधिकारी हैं जहाँ पर कानून एवं व्यवस्था आपको देखना है और वो लिंचिंग प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, लगातार उसमें मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं, तो आप कैसे इसको कंट्रोल करोगे, कैसे क्या क्या करोगे? ठीक है, तो एक तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी। जो भी क्षेत्र है, जो एरिया है ना, जो लिंचिंग प्रोन है, लिंचिंग प्रोन एरिया है, ठीक है, यानी संभावनाएं जहां ज्यादा हैं, ठीक है, इसकी मैपिंग करनी होगी। मैपिंग कोई टेक्निकल टर्म आप ऐसा ना समझें। मैपिंग करने का मतलब होगा कि हम देखेंगे कि कौन से समय में इसकी संभावनाएं अधिक हैं। जैसे मान लीजिए, क्या कोई पूजा पाठ का ऐसा कोई खास सावन का महीना, या कोई ऐसा जब हम ईद मनाते हैं तब, या रमज़ान के महीने में, ऐसा कब है, टाइम क्या है ना, इसे भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा है, भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर इसका कोई रिलेशन है, क्या किसी खास रिलीजन में टसन है, यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में, ठीक है, इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। या कोई है ना, किसी भी तरह से कोई जातिवाद या प्रजातिवाद, कोई है, कोई ऐसा चीज है, या है ना दंगे जैसी स्थिति है, दंगे भड़क सकते हैं, ठीक है, इसका पास्ट क्या है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है उस जिले की, तो उस एरिया की हमें मैपिंग करनी पड़ेगी कि क्या कभी भीड़ ने कोई ऐसा काम किया है, कभी जब लिंचिंग किया गया। तो एक तो मैपिंग करना, ठीक है, सबसे पहला ये क्या है, हमें प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग के लिए इसकी मैपिंग का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी केस स्टडी में आप बताइए कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो भी XYZ उसमें अधिकारी के बारे में बात किया गया है, उसको पहले इस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा, सतर्कता, ठीक है। और विजिलेंट हम कैसे रहेंगे, ठीक है, सतर्कता पर कैसे बल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले सकते हैं, ठीक है, तकनीक का सहारा ले सकते हैं। जैसे एग्जैक्टली जो एरिया है जिसके हमने मैपिंग की, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कोई ऐप बना सकते हैं, मोबाइल ऐप बना सकते हैं। जैसे आप अभी देखते हो कि जैसे कोविड के लिए ऐप बना हुआ है, आरोग्य सेतु, ऐसा ही हम बना सकते हैं। एंटी लिंचिंग ऐप कोई बना सकते हैं जो अपने आप जहाँ पर भी भीड़ इकट्ठी हो, और ये चलेगा कैसे ऐप, नेविगेशन से चलेगा, लोगों के लोकेशन को ट्रैक करेगा कि लोग कहाँ जाते हैं। जैसे ही कोई भीड़ इकट्ठी होती है वैसे ही अथॉरिटीज को सूचना मिल जाए, ठीक है। किसी एरिया में अगर क्राउड बहुत ज़्यादा आया, ठीक है, तो इस ऐप के माध्यम से जो पुलिस स्टेशन होगा,
पुलिस स्टेशन, यहाँ का अलार्म बज जाए, यहाँ से अलार्म बज जाए, पुलिस पार्टीज उस क्षेत्र में जानी शुरू हो जाए। ये ऑटोमेटेड एक सिस्टम हम कर सकते हैं। तो एक तो टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी। दूसरा, विजिलेंस के लिए हम ये कर सकते हैं कि कुछ एनजीओज बना सकते हैं, कुछ एनजीओज को इस ओर प्रमोट कर सकते हैं, या सिविल सोसाइटी, सिविल समाज को ले सकते हैं जो सामाजिक समरसता पर बल दे, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने का काम करती है। ठीक है, उनको हम ले सकते हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज, पीपुल्स यूनियन फॉर द डेमोक्रेटिक राइट, जन प्रहरी, जन चौकीदार, मजदूर किसान शक्ति संगठन। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस जो इन सभी एरियाज में काम करते हैं। तो इनकी भूमिकाएं हम बढ़ा सकते हैं। इनकी भूमिकाएं या सिविल समाज की भूमिका सिर्फ जो है सौहार्द के लिए नहीं होगा, सौहार्द, हाँ, या हार्मनी, ठीक है, परस्पर लगाव या अपनेपन के लिए नहीं होगा, सहयोग, सहकार, समन्वय के लिए ही नहीं होगा, बल्कि इनकी भूमिका जो होगी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग को क्रिएट करने के लिए होगी। जैसे ही कोई भीड़ इकट्ठी हो तो पुलिस तो पहुंच ही गई ट्रैकिंग से, ये भी पहुंच गए और इनका काम है बस रोकना, आलोचनाएं करना। जैसे ही भीड़ कह रही होगी कि मारो, तो बाकी लोग बोलेंगे हाँ हाँ मारो मारो मारो, चूंकि बहुत ज़्यादा उसमें एक ही जैसे लोग हो सकते हैं, एक कम्युनिटी के हो सकते हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी के हो सकते हैं, एक रेशियल कम्युनिटी के हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न करे, बोला कि नहीं नहीं मार सकते हो, मारने का अधिकार आपके हाथ में नहीं है। तो आलोचनाएं ये कौन व्यक्त करेगी? सिविल सोसाइटी के लोग, फिलैंथ्रोपिक लोग, लोक हितवादी व्यवस्थाएं हम ऐसी कर सकते हैं। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सतर्कता को कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? थोड़े थोड़े समय पे सामुदायिक स्तर पर सहयोग को बढ़ाने के लिए हम पीस कमेटी, मोहल्ला कमेटी या कम्युनिटी पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को इस पर लागू कर सकते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग की संकल्पना को इसमें हम लागू कर सकते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होगा? किसी मोहल्ले में या किसी गांव में जिस समुदाय के लोग हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर देखें या किसी भी आधार पर, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम, तो उनके जो प्रभावी लोग हैं उनको लेकर के पुलिस की संस्था से उसको जोड़ना, ये है सामुदायिक पुलिसिंग की प्रघटना। ठीक है, और इसका कई तरह का मॉडल है। जैसे मुंबई में इसको मोहल्ला कमेटी कहते हैं, मोहल्ला समिति। ठीक है, और ठीक है, मोहल्ला समिति के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र में पूरे तरीके से लागू है। महाराष्ट्र मोहल्ला समिति की शुरुआत जो है भिवांडी से हुई। भिवांडी, भिवांडी उनका टाउनशिप है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, अक्सर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट होते थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर एक मोहल्ले में जो भी हिंदू मुस्लिम समुदाय के प्रभावी लोग थे उनका एक टीम बनाया गया, और जिसमें रिलीजियस लीडर, प्रोफेसर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स रखे गए, और जो बीट कांस्टेबल होता है उससे जोड़ा गया। महीने में एक बार इनकी मीटिंग बुलाई गई कि भाई कैसे आप ताज निकालेंगे, मुहर्रम कैसे मनाएंगे, ईद कैसे मनाएंगे,
कैसे जो है दुर्गा पूजा मनाया जा सकता है, दिवाली होली कैसे मनेगी। तो इससे क्या हुआ, पीटी ईगोज हिंदू और मुस्लिम समुदाय के शांत होने लगे और हिंदू मुस्लिम दंगों में काफ़ी कमी होने लगी, क्योंकि दंगों में ही भारतीय परिप्रेक्ष्य में मॉब लिंचिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मोहल्ला समिति की संकल्पना जो है अपनाया गया और काफ़ी ये सफल हुआ। इसकी जांच जो है ना, एक कमीशन ने किया जिसको हम लोग मेडॉन आयोग कहते हैं। मेडॉन कमीशन ने इसका जांच किया और ये पाया कि हाँ जी ये बड़ा सही है और इसको अगर हम लागू करते हैं तो बहुत सफल हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तो सामुदायिक पुलिसिंग की एक बड़ी जो उपलब्धि है वो ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये हिंदू और मुस्लिम ये दंगों पर नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैडॉन आयोग के कहने के बाद पूरे महाराष्ट्र में इसको लागू कर दिया गया, जो अपने आप में एक मॉडल का रूप ले लिया। ठीक है, इसको गुजरात में, मध्य प्रदेश में इसे ग्रामीण रक्षक दल, नगरीय रक्षक दल के नाम से जानते हैं। आंध्रा में इसे मैत्रीय समिति कहते हैं, मैत्रीय समिति। आंध्र प्रदेश है ना, ग्रामीण रक्षक दल ऐसे ही हम बनाते हैं। ठीक है, गुजरात में इसे इस तरह से देखते हैं। इसे राजस्थान में, ठीक है, आसाम में और तमिलनाडु में इसे कम्युनिटी लाइजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। कम्युनिटी लाइजन ग्रुप, CLG। आप कभी अगर आप राजस्थान के होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कभी थाने वाने में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की मीटिंग हो रही होती है तो आपस में शांति स्थापना करने के लिए CLG की मीटिंग होती है, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप, है ना। क्या पूरा नाम है? कम्युनिटी लाइजन ग्रुप। तो अगर हम बिहार में जैसे इसको पीस कमेटी कहते हैं, है ना, यूपी में कम्युनिटी, यूपी में भी कम्युनिटी पुलिसिंग को पीस कमेटी के नाम से संचालित करते हैं। तो ऐसे हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कोई भी, है ना, एट्सेट्रा। अगर हम ये कम्युनिटी पुलिसिंग के मॉडल को अगर लेते हैं तो काफ़ी कुछ जो है चीज़ें सुधर सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं और ऐसी चीज़ें कम होंगी। तो हमने 3 बड़ी बातें की अभी रिफॉर्म करने के लिए इन चीज़ों में। एक तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, दूसरा हमने ये देखा कि NGOs वगैरह को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है अच्छे तरीके से, और क्रिटिकल थिंकिंग जो कि ग्रुप थिंकिंग के अगेंस्ट में होगा उसको हम लोग ले करके चल सकते हैं बड़े स्तर पर, और क्रिटिकल थिंकिंग के वजह से इसमें काफ़ी कुछ सुधार किया जा सकता है। आलोचनात्मक चिंतन से जो मॉब की जो एनर्जी है, मॉब की जो इमोशंस हैं बहुत ही भारी भरकम, जिस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, हम उसे इसमें लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, इसमें चौथी जो या 5वीं बड़ी बात जो हम लोग करेंगे इसमें क्या है, नैतिकता की बात करेंगे। तो नैतिकता में क्या बात करेंगे? कोई सिद्धांत लागू करना है? नहीं। समाज के नैतिक प्रगति, समाज या समुदाय के नैतिक प्रगति पर बल देना है ना। हमें मोरल प्रोग्रेस पर काम करना है, नैतिक प्रगति। नैतिक प्रगति कैसे होगा? जब व्यक्तित्व में बदलाव करेंगे लोगों की। नैतिक प्रगति के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिन जिन पहलुओं पर हमें बल देना चाहिए, एक तो कंसस, ये जो है इस पर बल दिया जाए, या अंतरात्मा की आवाज पर बल दिया जाए। ये कैसे होगा? जब परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थान मानवीय मूल्यों पर अगर बल देते हैं,
है ना। परिवार में भी ये सिखाया जाता है कि कभी, है ना, एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करना चाहिए युवाओं को, कभी भीड़ में बहुत अति उत्साही ना बने, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख सकते हैं कि परिवार की भूमिका है, परिवार में किसी जाति के विरुद्ध ज़्यादा बातचीत ना हो, किसी प्रजाति के विरुद्ध ना हो, काउ विजिलेंस के नाम पर कुछ करने की बातें ना हो, है ना। धर्म का बहुत बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन ना किया जाए, दूसरे धर्म को जो है वो खराब ना बताया जाए। तो ये क्या है, परिवार समाज का अंग होता है, परिवार को इस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया से सामाजिक मानकों पर बल देकर इसे नियंत्रित करना होगा, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान चाहे कोई भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, शैक्षणिक संस्थानों का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि वो इन चीज़ों पर बल दें और लोगों के कंसाइंस को बढ़ाने पर बल दें, अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग काम करें, ह्यूमन वैल्यूज़ पर काम करें, ठीक है, सामाजिक मूल्यों पर काम करें, ठीक है। एक तो ये हमें करने की आवश्यकता है। और कैसे होगा मोरल प्रोग्रेस? मोरल प्रोग्रेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है, भावनात्मक प्रज्ञता, इमोशनल इंटेलिजेंस। मनुष्य के अंदर जितनी नकारात्मक भावनाएं हैं, जैसे एंगर, स्ट्रेस, क्रोध, अकेलापन, अति उत्साह, ब्ला ब्ला, ये सब जो है ना, दूसरे को छत विछत कर देना, बर्बाद कर देने का जो बदले की जो भावना है ना, ये सब जो चीज़ें, निगेटिव जो इमोशंस हैं, उसको कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, भावनात्मक संतुलन के माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। बेसिकली नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण। अब जैसे एक ही नकारात्मक भावना, जैसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट या क्रोध प्रबंधन, अगर हम यही कर लें, किसी भी तरीके से अगर हम लोग क्रोध पर नियंत्रण अगर अच्छे तरीके से कर लें, तो बहुत सारे अनैतिक कर्म हम बच सकते हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग भी एक शामिल है, मर्डर, रेप इत्यादि इत्यादि, बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। तो मोरल प्रोग्रेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, हमें इस पर बल देना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा भाई? अपनी भावनाओं को समझना, अपने समूह की भावनाओं को समझने का प्रयास करना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए भावनाओं पर नियंत्रण काबू करना। क्रोध जैसे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें समाज में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बल देना चाहिए। स्ट्रेस जो है स्ट्रिक्टस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कुछ संकरा। और वो कैसे होता है? प्रेशर से। हम बहुत प्रेशर में जीते हैं, मानक बहुत बना रखे हैं, पूरे नहीं होते तो प्रेशर फील करते हैं। ये स्ट्रेस को जन्म देता है और फिर क्रोध को जन्म देता है। और सामने कोई आ गया तो हम उसी पर अपना सब कुछ निकाल देते हैं, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट से होता है, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी द्वंद्व है उसका निवारण होना चाहिए और बड़े बड़े मानक ना बनाएं। बड़ी सफलता ना मिलने से भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है। जब ज़्यादा सफलता ना मिले तो छोटी छोटी सफलताओं की श्रृंखला बनानी चाहिए, ठीक है। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एंजाइटी से बहुत कुछ होता है, चिंता। एंजाइटी एक नेचुरल फिनोमेना है। ये कायदे से शारीरिक समस्या की वजह से भी या चिकित्सकीय समस्या, किसी के में ब्लड में एड्रिनल की मात्रा अधिक होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर होता है, इससे भी एंजाइटी होती है। और एंजाइटी इमोशनल बैलेंस ना होने से होती है। तो हमें इन सब का इलाज कराना पड़ेगा। अपने चिकित्सकीय इलाज के बाद हमें मेडिकेशन पे जाकर के उसे नियंत्रित करना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल के माध्यम से एंगर मैनेजमेंट पर कार्य करना चाहिए। और ये चैप्टर जो इमोशनल इंटेलिजेंस, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत डिटेल से हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे उस पर। मोरल प्रोग्रेस के लिए और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो तीसरा बड़ा पार्ट है, दैट इज नॉर्मिंग, है ना। नॉर्म्स या
मानक पर बल, इस पर हमें बल देना पड़ेगा। समाज को आगे आकर के, है ना, ऐसे मानक बनाने पड़ेंगे, जब भी भीड़ ने किसी का जान बचाया तो उस पूरे भीड़ को पुरस्कृत करना पड़ेगा। और अगर किसी भीड़ ने, किसी कम्युनिटी ने अगर ऐसा कुछ किया तो उसका पूरा बहिष्कार करना पड़ेगा। तो पुरस्कार और दंड की प्रक्रिया से हम भीड़ के स्वभाव को, उनके चरित्र को सुधार सकते हैं, उसके चरित्र को बदल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको अप्लाई करके हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मे बी इस पे सवाल कैसे होंगे, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, आपसे इस पर प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या आप ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि कानून बनाकर मॉब लिंचिंग या भीड़ हत्या जैसी चुनौती का समाधान किया जा सकता है, किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि ना तो अपने तरफ से अन्य विकल्प प्रस्तुत करें। ठीक है, 150 वर्ड्स, इट कैन बी इन 200 वर्ड्स, इट कैन बी इन 250 वर्ड्स, है ना। तो ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो पूरे तरीके से आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक चैप्टर था और आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए। थैंक यू।